सुप्रभात बच्चों। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 की हिंदी का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और आपके पाठ का नाम है बचपन। देखो बच्चों, हम लोगों को सभी लोगों को जो है बचपन बहुत प्यारा लगता है और सभी लोग जो है बचपन की यादों को अपने मन मस्तिष्क में जो है सहेज कर रखते हैं। वो दिन बहुत अच्छे लगते हैं बचपन के ना सभी को। जैसे हम बचपन में बहुत खेल कूद करते हैं, इधर उधर दौड़ते भागते रहते हैं और अलग अलग चीज़ें खाने के लिए बहुत जिद भी करते हैं अपने मम्मी पापा लोगों से। और अपने पहनने की चीज़ों पहनने के लिए भी हम माँ बाप से बहुत जिद करते हैं। यह पाठ भी कवयित्री जी ने अपने बचपन की यादों के बारे में बताया है। अब हम पाठ को शुरू करेंगे। चैप्टर देखिए। कवयित्री जी लिखती हैं, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। कवयित्री जी बोलती हैं कि मैं आप सभी लोगों को अपने बचपन के यादों के बारे में बताऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि शायद मैं तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। ठीक है। कवयित्री जी बोलती हैं कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं शायद अब मैं आपकी दादी के बराबर भी हो सकती हूँ, नानी के बराबर भी हो सकती हूँ, क्या पता बड़ी बुआ के बराबर या बड़ी मौसी के बराबर भी हो सकती हूँ। और मेरे परिवार में जो है उनके परिवार में उनको जीजी कहकर पुकारते हैं। फिर देखिए, हाँ मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछले शताब्दी में पैदा हुई थी और ये बताती हैं कि अब मैं जो है अपने आप को सयानी मतलब बहुत बड़ा अपने आप को महसूस करने लगी हूँ। शायद क्यों लगता है उनको ऐसा कि वह बहुत पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। अब वो बताती हैं कि बचपन में मैं जो पहनती थी, जो ओढ़ती थी, अब वह जो है उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रहती हूँ। पहले वो क्या करती थी, रंग बिरंगे अलग अलग रंगों के कपड़े पहनती थी, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। पहले क्या करती थी, बचपन में वह अलग अलग तरह के अलग अलग रंग के कपड़े पहनना पसंद करती थी। अब जो है वह सिंपल साधारण से सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करती हैं। गहरे नहीं, हल्के रंग वाले, बहुत लाइट कलर के नहीं, मतलब बल्कि बहुत हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करती हैं। फिर वो बोलती हैं कि मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। वो अपने बारे में बताती हैं कवयित्री जी। वो बोल रही हैं कि मैंने पहले जो है अलग अलग प्रकार की पोशाकें, मतलब होती हैं कपड़े पहने हैं। पहले मैं फ्रॉक पहनती थी, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। पहले वो इन चीज़ों को पहना करती थी, अब जब बड़ी होने लग गई हैं तो क्या पहनती हैं, चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते वो पहनने लगती हैं। आगे देखिए, बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। देखो, बचपन की यादें बहुत मन में रहती हैं ना, बहुत लंबे समय तक। अब वो बताती हैं अपने बारे में। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। देखो वो क्या बोलती हैं, हल्के नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक पहनती थी वो बचपन में, और जो है जो गोल कॉलर का बना होता था, उनके बाजू में गोल कफ लगे होते थे। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक। देखिए बच्चों, पहले ज़माने में ज़्यादातर क्या बनता था, फ्रॉक बनता था बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए। ठीक है। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, और जो फ्रॉक बनता था
उसमें बहुत चुन्नटें होती थी और उसके नीचे पर जो है एक फ्रिल लगी रहती थी, जिनको झल्लर भी बोलते हैं, आजकल उसको फ्रिल बोलते हैं। ठीक है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। देखो उस समय कितना अच्छा था। क्या था, लड़कियों को फ्रॉक पहनाई जाती थी और उसके जेब में रुमाल रखी थी और उनके बालों में जो है अलग अलग रंग बिरंगे रिबन से जो है उनकी चुटिया बनाई जाती थी। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी, और लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला, लेमन मतलब नींबू, मतलब नींबू के कलर का जो है बड़े से प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक बनाया जाता था, जिसके नीचे जो है एक फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है उसको, और 2 जो ट्यूनिक थी वो भी याद है। एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी। उसके अंदर क्या था, ट्यूनिक था जो चॉकलेटी रंग का था और उसके बाहर से जो है प्याजी रंग की, प्याज के रंग का जो है कार्डिगन था। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। उसके ऊपर से जो है कोटी जो हम आजकल भी पहनते हैं ना, स्वेटर हो गया और कोई फ्रॉक सूट ऐसा होता है कि उसके ऊपर से एक ब्लेजर जिसको बोला जाता है, वो आज के ज़माने में भी पहनाया जाता है। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। अब आगे कवित्री बताती हैं कि उन्होंने बचपन में क्या क्या किया था, वो सब बता रही हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। देखो बच्चों, पहले से ही ऐसी आदत होनी चाहिए कि अपना काम खुद करना चाहिए। आप लोगों को भी अपना काम खुद करना चाहिए। हर काम के लिए मम्मी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। छोटे छोटे काम देखो, कवित्री खुद बता रही हैं कि हम जो है अपने मोजे खुद धोते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। उनके घर वालों ने उनको बताया था कि जो है आपके जो मोजे हैं वह नौकर और नौकरानी कोई भी नहीं धोएंगे, आप अपने खुद अपने मोजे धो। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। और देखो इतवार मतलब संडे, संडे के दिन बच्चे वो क्या करते थे, बच्चे अपने अपने जूते पॉलिश करते थे, उनको बहुत अच्छे से चमकाते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। हाँ, अगर हम लोग अपने जूतों को पॉलिश करते हैं और उसको रगड़ते हैं तो उसकी चमक जो है और बढ़ती जाती है। ठीक है। सरबर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। कवित्री बता रही हैं कि आज ही मुझे बूट को पॉलिश करना अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से किया था, अपने जूते को खुद पॉलिश करती थी। हालांकि अब नई नई किस्म के शूज आ चुके हैं। अब जो है जूते बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के आ रहे हैं बाज़ार में। आप लोग भी आजकल अच्छे अच्छे जूते पहनते हैं। सभी लोग कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। जो पहले के जूते होते थे ना, वो क्या करते थे, बच्चों के लिए छोटे हो जाते थे, कोई कोई कैसे, उनका प्लास्टिक कोई अच्छा नहीं होता था, कोई चमड़े के होते थे, तो बच्चे का पैर भी कहीं पर छाले पड़ जाते थे। तो आज के ज़माने में जो है अलग अलग वैरायटी के मिल जाते हैं और जो बहुत आरामदायक होते हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छाले का भी इलाज शुरू हो जाता था। देखो कवित्री जी बता रही हैं, जब उन्हें नए जूते मिलते थे तो उनको अपने पैरों में जो छाले लगने वाले हैं उनके लिए भी इलाज ढूंढना पड़ता था पहले। अब क्या करती थी वो, जब कभी लंबी सैर पर निकलते, लंबे यात्रा पर मतलब बहुत दूर वो जाते थे, पहले पास रुई ज़रूर रखते। अपने पास में क्या करते थे वो, रुई को रख देते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो
हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। देखो, कवित्री बता रही हैं कि अब जो है हमारे और जो आप लोगों का बचपन है, इसमें बहुत फ़र्क आ चुका है। हर शनिचर को हम ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। हर शनिवार को हमें जो है ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। अब क्या करते थे, उनके घर में एक रिवाज था कि हर शनिवार को जो है उनको कुछ दवा की मात्रा में ऑयल पिलाई जाती थी, तेल पिलाया जाता था। यह एक मुश्किल काम था उनके लिए, क्योंकि उनको वह चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं था और इसकी दुर्गंध भी उनको बहुत गंदी लगती थी। फिर आगे क्या बता रही हैं, छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। अब किस में पिलाया जाता था? छोटे से शीशे की गिलासें रखी थी और जिन पर हर शनिवार को उनको पिलाया जाता था, तो वो निशान सा बन गया था और उनको देखकर ही वह बच्चे जो है पहले ही जी उनका मचलने लग जाता था। आगे देखिए, मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते, वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। कवित्री जी बताती हैं कि उन्हें लगता है कि अगर हर शनिवार को वह दवा जो तेल था वह नहीं भी पिलाया जाता, नहीं भी पीते, तो उनके कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। उनकी सेहत जो है, उनकी तबीयत जो है ठीक ही रहती थी। और तुम्हें बताती हैं, कवित्री बोलती हैं कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय में और आज के समय में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। आगे देखिए, याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। उस समय क्या था, बहुत कम घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे और रेडियो, टेलीविज़न, इससे ज़्यादा जो है कोई संसाधन नहीं थे। आज के ज़माने में क्या क्या मिलते हैं, हर एक इंसान के पास मोबाइल फ़ोन रहता है और अलग अलग प्रकार की टीवी, एलईडी, वीसीआर, अलग अलग चीज़ें हमारे लिए हैं। और हमारे बचपन की कुल्फ़ी, आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी, समोसा पेटीज में बदल गया है। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत, कोक, पेस्ट्री में देखो, वो बताती है कि हमारे ज़माने में क्या था, कुल्फ़ी और आइसक्रीम ही थी, बस इससे आगे कुछ नहीं था। जो कचौड़ी, समोसा, ये सब चीज़ें थी और सहतूत और शरबत जो है, जो आज अलग अलग प्रकार का जो है जूस पिया जाता है, उसमें क्या था, सिर्फ शरबत और कोक मिलती थी बस। उन दिनों कोक नहीं, लेमंडे मिंटो मिलती थी, कोक भी नहीं मिलती थी। देखो, उन दिनों कोक भी नहीं मिलती, खाली लेमंडे, नींबू का जूस घर में भी बनाया जाता है, यही सब मिलता था। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बेगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। अब देखो, कवित्री कहाँ रहती है, वह जो है शिमला में रहती है, जो क्या है, हिमाचल की कैपिटल है, राजधानी है। अब वहाँ से वो क्या करते थे, जो सारे भाई बहनों को उनकी ड्यूटी लगती थी शिमला के मॉल से ब्राउन मतलब भूरे कलर के जो ब्रेड थे उनको लाने की। और फिर हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चटाई में गिरजा मैदान पहुंच जाते। क्या बोल रही है, उनका घर जो है
किसी मॉल से, किसी दुकान से दूर, ज़्यादा दूर नहीं था। वह जो है छोटी सी चटाई और गीचा मैदान पहुंच जाते थे, मतलब बहुत नज़दीक था। वहाँ से एक उतराई उतरते और माल पड़ता। वहाँ से जो है थोड़ा सा नीचे उतरते तो उनको जो है दुकानें मिल जाती। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। उन दुकानों पर क्या थी, आज के ज़माने में बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की चॉकलेट खाना पसंद करते हैं, अलग अलग प्रकार की पेस्ट्री, चॉकलेट, केक, ये सारी चीज़ें खुशबू बच्चों को ज़्यादा पसंद आती हैं। तो ऐसे ही वह भी जब ब्रेड लेने जाती थी तो उन चीज़ों की खुशबू जो है उनकी बहुत अच्छी लगती थी, मन भावनी, मन को मोहित कर देती थी कि हमारे पास भी हो और इस चीज़ को हम भी खाएं। आगे देखिए, हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट ख़रीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा लेकर खाती। फिर क्या बोल रही हैं कवित्री, अपने बारे में बताती हैं और हमें जो है यहाँ देखिए कवित्री बता रही हैं कि हमें जो है हफ्ते में एक दिन जो है चॉकलेट ख़रीदने की भी छूट थी। सबसे ज़्यादा किसके पास रहते थे, कवित्री के पास। वो क्या करती थी, खड़े खड़े कहीं पर खाती नहीं थी, ठीक है, कैसे, बहुत आराम से घर जाती थी और उसको रख देती थी। रात के खाने के बाद जब वो बिस्तर में लेट जाती थी उसके बाद बहुत मज़े लेके चॉकलेट खाती थी। जैसे आप लोग भी खाते हो, जो कोई छोटे भाई बहन होते हैं वो जल्दी जल्दी खा लेते हैं, फिर बड़े भाई बहन क्या करते हैं, उनको दिखा के खाते हैं मज़े लेके, ठीक है। आगे देखिए, फिर आप और बता रही हैं, शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कस्मल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आया। चेस्टन एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। देखो, शिमला क्या है, बहुत ठंडी जगह है। और काफ़ल का फल क्या होता है बच्चों, उत्तराखंड में होता है। उत्तराखंड में कहाँ, जो ठंडे इलाके होते हैं उनमें होता है। काफ़ल का फल कैसा होता है, बहुत खट्टा और मीठा होता है, बहुत टेस्टी होता है। काफ़ल नाम सुनते ही सभी के मुंह में क्या होता है, पानी आ जाता है। देखो, वही कवित्री भी थी जो शिमला में रहती थी, वहाँ पर काफ़ल का फल भी होता है और वह उनको बहुत अच्छा लगता था। और क्या क्या खाती थी वो, कुछ एक ऐसी चीज़ थी जिसको आग में भूने जाते थे और उसके छिलके उतार करके फिर वो लोग खाते थे। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल था। आगे कवित्री बता रही है कि चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। देखो, आज भी जैसे बच्चों देखो, उस समय में भी चने गरम मिलते थे, उनमें अनारदाने का चूर्ण पाउडर एक आता है, उसको डाल देते थे, ठीक है। आज भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे बाज़ारों में भी या इधर उधर गली मोहल्ले में लोग घूमते रहते हैं, क्या करते हैं, वो एक छोटे से बर्तन में चने बनाते हैं, उसमें बहुत अच्छे तरीके से नींबू जो है, अनारदाने का पाउडर, नमक, मिर्च ये डाल के खूब उसको टेस्टी बनाते हैं। फिर उसको बेचते हैं, किस में बेचते हैं, वो एक पुराने कागज़ की एक पुड़िया बनाते हैं और उसमें जो है उनके हाथ का कमाल है।
कहने का तात्पर्य है कि वो उसे बहुत टेस्टी बनाते हैं। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। वह उस पुड़िया को कैसा बनाते हैं, नीचे से एक तिरछा बनाते हैं और ऊपर से उसका मुंह जो है खुला खुला बनाते हैं, ताकि जो है उसमें हमारा हाथ जाए और वह आसानी से निकल जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। क्या था वो? उस समय में एक फिल्म थी, उसमें गाना था चना जोर गरम। तो उन चनों को देख करके सभी के मन में, सभी के मुंह में जो है एक गाना रहता था कि चना जोर गरम। स्कूल के बच्चों को, हर बच्चे को वह गाना आता था। और कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। वो बता रही हैं आगे कवित्री, कुछ बच्चे जो है पुड़िया पर तेज मसाला बुरकाते थे। बुरकाना मतलब ऊपर से जो हम डालते हैं, कभी नमक या चाट मसाला या अनारदाने का पाउडर, ये सब चीज़ें। और फिर क्या करते थे वो लोग? गिरजा मैदान में घूमते थे और उस पुड़िया में से चने को हाथ में लेकर के एक एक दाना और उसमें जो पापड़ थे उसको मुंह में डालते थे और अपने कदमों को बढ़ाते रहते थे, मतलब घूमते रहते थे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल जाता है। और देखिए बच्चों, शिमला में क्या होता है? शिमला के बच्चे को घोड़े की सवारी करना ज़रूरी होता है। मतलब ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर घोड़े होते हैं, पहाड़ी इलाका है, तो जैसे रोड से दूर जिनका घर है उनको अपना सामान उस समय में जो है घोड़ों में ले जाना पड़ता था और घुड़सवारी भी करनी ही ज़रूरी थी। ठीक है, हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। नैनीहाल के घोड़े खूब हृष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। देखो वो बच्चे क्या समझते थे? घोड़ों को कमतर समझते थे, मतलब कमज़ोर और बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा नहीं समझते थे, जिसको बोलेंगे कि थोड़ा नीच समझते थे। उन पर हंसते भी थे, उन घोड़ों पर वह हंसते भी थे, उनके मजाक भी बनाते थे। नैनीहाल के घोड़े, उनके नैनीहाल के घोड़े कैसे थे? खूब हृष्ट-पुष्ट, बहुत ताकतवर और बहुत खूबसूरत भी थे। उनकी बात फिर कभी, उनके बारे में फिर कभी बताएंगे, यह वो बता रही। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। देखिए बच्चों, चर्च होता है ना, जो क्रिश्चियन धर्म के लोग होते हैं उनका जो है चर्च बनाया जाता है। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर बनाया जाता है, मुस्लिम धर्म में मस्जिद बनाई जाती है, तो ऐसे ही जो है जो चर्च को मानने वाले लोग होते हैं उनके प्रभु जो है यीशु होते हैं। ठीक, और वो क्या करते थे? शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाते थे। सामने जाखू का पहाड़ था, उनके सामने पर जो है एक जाखू नाम का पहाड़ भी था, जो ऊंचा था, एक चर्च के बराबर ऊंचा था। उस चर्च में जो है हमेशा घंटियां बजती थी, जो बहुत दूर दूर तक गूंजती थी। उसकी आवाज़ जो है बहुत दूर दूर तक जाती थी। इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। उनको लगता था, वहाँ के लोगों को लगता था कि उस
संगीत की धुन से जो है स्वयं यीशु भगवान प्रभु यीशु वहाँ पर आकर के उनसे कुछ कह के जा रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। देखिए बच्चों, वहाँ पर जो है सामने से आकाश पर सूर्य जो है अस्तांचल की ओर जा रहे हैं, अस्त होने के कगार पर हैं। और जब सूर्य अस्त होता है और तो वहाँ पर क्या होती है, उस जगह पर लालिमा छा जाती है। बहुत सुनहरी धारियाँ नीले रंग की आसमान में फैल जाती हैं और दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगते हैं। देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगती हैं। अब जब सूर्य जो है अस्तांचल की ओर चले जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, अंधेरा जो है शुरू हो जाता है। और देखते ही देखते फिर क्या होता है कि सारे घरों पर जो है बत्तियाँ, उस समय में ज़्यादातर लाइट नहीं होती थी तो बत्तियाँ घरों में जलती थी। और जहाँ पर लाइट की व्यवस्था थी तो वहाँ पर लाइटें टिमटिमाने लग जाती थी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उतरता कोलाहल। और उनके सामने में क्या था, और वहाँ पर बहुत रौनक रहती थी, माल की दुकानें थी, बहुत सारी दुकानें थी, वहाँ पर जो है बहुत चमक रहती थी। उस चीज़ का क्या कहना, उस चीज़ के बारे में उस कवित्री बहुत खूबसूरत वर्णन करना चाहती हैं। और स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उतरता कोलाहल, वहाँ पर जो है बहुत भीड़ हुई रहती थी और उनसे उस भीड़ में जो है बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ रहता था। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इनकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। देखो वहाँ पर एक सर्वर स्टैंडल पॉइंट के ठीक सामने क्या बना था, उन दिनों एक दुकान थी जिसके शोरूम में शिमला का जो है कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। कहाँ का, शिमला का। इसकी पटरियाँ उस पर खड़ी छोटी छोटी डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लालटीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर सुरंगें भी बनी हुई थी। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। आज के बच्चे भी क्या करते हैं, जब कभी हवाई जहाज़ की आवाज़ आने लग जाती है तो बच्चे दौड़ दौड़ के सब बाहर चले जाते हैं। अरे एरोप्लेन आ गया, एरोप्लेन आ गया, जहाज़ आ गया, सब चिल्लाते रहते हैं ना। तो उसमें भी वो क्या था, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उसमें भी उनका मन था, जब कोई भी जहाज़ दिखाई देता था तो उसको देखने के लिए सब बाहर दौड़ते थे। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो वह गायब। देखो थोड़ी देर दिखता था, कैसा था वो, बहुत भारी भरकम था, एक जैसे एक बहुत बड़ा पक्षी उड़ रहा है अपने पंखों को फैलाकर। फिर वह देखते ही देखते गायब हो जाता था, क्योंकि जो आसमान में उड़ते हैं एरोप्लेन जहाज़ जो भी हैं, वो क्या करते हैं, अपनी स्पीड से जाते हैं। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। तो उनके सामने में क्या थी, एक गाड़ी के मॉडल वाली दुकान थी। और वह दुकान कैसी थी, किस चीज़ की थी,
चश्मे की थी। वहाँ पर चश्मा बनता था और आँखों के डॉक्टर थे वहाँ पर, और वो कौन थे? अंग्रेज़ थे। आगे देखिए। आगे देखिए। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। लेखिका बोलती हैं कि शुरू में जब उनको चश्मा लगाना पड़ा तो उनको बहुत अच्छा नहीं लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है। इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। डॉक्टर ने उनको क्या बोला था कि थोड़े टाइम तक पहनो और उसके बाद तुम्हारा चश्मा जो है उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। अब वो बोल रही हैं लेखिका कि डॉक्टर साहब ने तो बोला था थोड़े दिन पहनो और उसके बाद तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा, लेकिन वो चश्मा जो है बहुत समय तक नहीं उतरा। फिर क्या हुआ, उसका नंबर थोड़ा कम होता गया। मैं अपने आप इसकी ज़िम्मेदार हूँ। लेखिका बोल रही हैं कि अपने चश्मे को लगवाने की ज़िम्मेदार कौन है? अपने आप खुद मैं ही हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? फिर वो खुद बोल रही हैं कि वो क्या करती थी, दिन में बहुत रोशनी रहती है, उजाला रहता है, तो इसको छोड़ करके वो क्या करती थी, रात में टेबल लैंप के सामने बैठ करके काम करती थी, जिससे उनके आँखों में जो है बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और रोशनी कम होने लगी। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। उन्होंने जो है उनका मजाक बनाना शुरू किया। उन्होंने बोला, देखो देखो कैसी लग रही है, और उन्होंने उस पर जो है एक शायरी जैसी भी बना दी। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। देखो, उनके भाई ने उन पर जो है एक शेर और शायरी टाइप में बना दी। आँख पर जो चश्मा लगा था वो किस लिए लगा था? ताकि वह दूर की चीज़ों को देख सके, लेकिन यह नहीं लड़की को मालूम, लड़की को ऐसा कुछ मालूम नहीं है। वो लग कैसी रही है? एक लंगूर की जैसी लग रही है। उनको ऐसा बोल करके उनको चिढ़ा रहे हैं। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न था। उनको गुस्सा भी आ रहा था और जो उन्होंने बोला शेर, वो उनको अच्छा भी लगा। जब वह चाय पी के चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। फिर उन्होंने क्या किया, जब उनका भाई चले गया तो उन्होंने उस ऐनक को उतारा, अपने कमरे में जाके शीशे के सामने वो खड़ी हो गई और बार बार उतारती और पहनती। फिर सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। उनको वही चीज़ जो है उनके कानों में गूंज रही थी, तो वो अपने दिल से बोल रही थी, नहीं नहीं, मैं लंगूर जैसी नहीं लग रही हूँ। फिर उनको लगता था शायद वो सही बोल रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, ऐसा भी वो खुद बोल रही थी। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतारकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। फिर उन्होंने क्या किया, अपने छोटे भाई का जो टोपा था उसको उतारा और अपने सिर पर रखा। वह कैसा था, कुछ अजीब लग रहा था और कुछ मजाकिया टाइप में लग रहा था। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया चश्मा। अब लेखिका बताती हैं वह उनके बचपन की बात थी। अब जो है वो इस उम्र में वो चश्मा उनके चेहरे पर घुल मिल गया। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। अब जब वो चश्मा उतारती हैं तो उनको अपना चेहरा बहुत खाली खाली सा लगता है। याद आ गया वह टोपा,
काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। अब देखो, उनको वह बचपन का सारा कुछ याद आ रहा है। क्या क्या? काले फ्रेम का चश्मा, जो काले फ्रेम का चश्मा पहनती थी, टोपा उन्होंने सिर पर रखा, और लंगूर की सूरत। लंगूर की सूरत किसने बोला था उनको? उनके चचेरे भाई ने। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा की है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहज सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। अब उन्होंने क्या किया है, वह शिमला में रहती हैं और उन्होंने रंग बिरंगी टोपियाँ अपने लिए सहेज कर रखी हैं, जमा कर रखी हैं, और वो क्या करती हैं, उनको पहना करती हैं। क्योंकि शिमला में क्या होता है, ठंड भी होती है, और वो क्या करती हैं, दुपट्टे को भी ओढ़ती हैं और उससे अपने सर को ढके रखती हैं। सहज सहज सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ, जो हिमाचल में बनी टोपियाँ होती हैं, उनको वह पहना करती है। यह कहानी बच्चों कृष्णा सोबती ने लिखी है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। बच्चों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी जो भी वीडियो बने वह आप सब लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू। टेक केयर।